हेलो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल का इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। तो ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हुआ और ओ इसका सेंटर हुआ। तो इसके सेंटर के परपेंडिकुलर चाहे वो अपवर्ड हो या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे उस लाइन पर जो भी पॉइंट कंसीडर होगा वो इक्वेटोरियल पॉइंट होगा। इक्वेटोरियल पॉइंट कहने का मेन रीजन क्या है, तो ये जो पॉइंट है वो दोनों चार्ज से इक्वल दूरी पर प्रेजेंट होगा, इसी की वजह से उस पॉइंट को इक्वेटोरियल पॉइंट लेंगे। चाहे वो ये पॉइंट ले चाहे कोई और भी पॉइंट इसी लाइन के अलोंग ले। तो मैंने एक कोई पॉइंट M कंसिडर कर लिया जो डाइपोल AB का एक इक्वेटोरियल पॉइंट है, वो सेंटर O से R दूरी पर प्रेजेंट है। उस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना होगा उस पर हम लोग यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज प्लेस करेंगे। तो हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया। अब हम लोग इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शन को दर्शाएंगे। वही फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट्स करेगा। तो सबसे पहले -q चार्ज के वजह से प्लस पर फोर्स देखते हैं। तो अपोजिट नेचर होने से फोर्स अट्रैक्टिव होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन E1 फैक्टर के फॉर्म में मैंने MA के अलोंग दर्शा दिया। उसी तरह +q प्लस पर रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करेगा जो लाइन ज्वाइनिंग के अवे होगा, तो E2 को भी मैंने लाइन ज्वाइनिंग के अवे फोर्स के रूप में दर्शा दिया। अब हम लोग डाइपोल लेंथ के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो साइड MA है वो डाइपोल लेंथ से थीटा एंगल बनाएगा। हालांकि ये ट्रायंगल सब्सटेंड कर रहा है MAB और ये एक ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये थीटा एंगल हो गया, तो अल्टरनेट एंगल से ये भी थीटा हो जाएगा। और ये लाइन और डाइपोल लेंथ वाला लाइन AB ये भी पैरेलल है, तो ये जिसकी वजह से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल थीटा हो जाएगा। अब हम लोग E1 के कंपोनेंट को रिजॉल्व करते हैं। अगर E1 के कंपोनेंट को रिजॉल्व करेंगे तो थीटा एंगल की वजह से इस पर कॉस थीटा का कंपोनेंट आएगा और इस पर साइन थीटा का कंपोनेंट आएगा। और E2 का कंपोनेंट रिजॉल्व करें तो थीटा के एंगल से E2 का कंपोनेंट कॉस थीटा के फॉर्म में इसी लाइन पर लाइज करेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पर, और वर्टिकल लाइन पर साइन थीटा एक्सर्ट करेगा। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 और E2 इंडिविजुअली पहले कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P = Q × 2A होगा। अब हम लोग पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक E = इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट M ड्यू टू डाइपोल ड्यू टू -q ऑफ डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिख सकते हैं K, सोर्स चार्ज मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आएगा Q, और इनके बीच की दूरी AM²। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये दूरी A हो गई और ये दूरी R हो गई, उसको भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। OM = R। तो पाइथागोरस थ्योरम से K Q अपॉन AM की जो वैल्यू है वो हो जाएगी √A² + R² होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू K Q अपॉन A² + R²। अब इसके हम डायरेक्शन को दर्शाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर का जो डायरेक्शन है वह MA के अलोंग है,
तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे अलोंग एम ए। अब हम लोग सिमिलरली कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 एट पॉइंट M ड्यू टू चार्ज प्लस Q। तो E2 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट M ड्यू टू प्लस Q एट B ऑफ डाइपोल। तो रिजल्ट्स क्या मिलेगा, तो इसमें भी लिख सकते हैं K सोर्स चार्ज है, B पर Q और BM स्क्वायर। तो BM का भी वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर मिलेगा और इसका होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो जाएगा और इसका जो डायरेक्शन है वह BM के अलोंग है, इस डायरेक्शन में है। तो B से M की ओर आगे जा रहा है तो अलोंग BM दर्शाएंगे। अब हम लोग ये देखते हैं, जब इनके कंपोनेंट को रिजॉल्व किए तो दो कंपोनेंट मिला और इन दोनों कंपोनेंट में मिला तो E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट के रूप में मिला। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि E1 और E2 जो है उसका वैल्यू यहाँ पर दोनों इक्वल है। और जब ये दोनों वैल्यू इक्वल है तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। तो ये कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और जो रिजल्टेंट कंपोनेंट होंगे E1 cos थीटा और E2 cos थीटा वो ऐड हो जाएंगे। तो ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो जब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन की वजह से, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में लाइज करेगा। उसी चीज़ को मैंने लैंग्वेज में यहाँ लिख लिया है। तो अब हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल AB कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट M ड्यू टू डाइपोल AB। तो रिजल्ट्स हो जाएगा E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। हालांकि दोनों वैल्यू सेम है E1 E2 की वैल्यू, तो 2 E1 cos थीटा लिख सकते हैं। तो 2 E1 का वैल्यू K Q अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हुआ। अब यहाँ cos थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इस फिगर से इस ट्रायंगल में जो cos थीटा है और बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी OA अपॉन AM, तो OA की वैल्यू A है और AM की वैल्यू स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये cos थीटा की वैल्यू हो गई। अब हम लोग 2 को A के साथ लेकर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें P इज इक्वल टू Q इंटू 2A प्राप्त हो जाएगा। तो K को अकेला छोड़ दिए, Q इंटू 2A एक साथ कर दिए और ये जो रिजल्ट होगा A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के पावर 3/2, पावर 1/2 होने से इसके पावर 1 इससे ऐड होगा तो 3/2 हो गया। तो रिजल्ट्स E इज इक्वल टू K Q इंटू 2A P हो गया और A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2 हो गया। अब इन दोनों का जो डायरेक्शन है वह किस डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में है, तो E1 साइन थीटा E1 cos थीटा और E2 cos थीटा जो है वह इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के अपोजिट, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है इस डायरेक्शन में माइनस से प्लस की ओर लाइज कर रहा है और ये इस डाइपोल के अपोजिट है। तो इसको भी हम अलोंग डायरेक्शन जो लिख सकते हैं वो अलोंग BA लिख सकते हैं। BA लिख सकते हैं। अब हम लोग अगर K का वैल्यू एयर के लिए 1/4πε0 रखें तो रिजल्ट्स कुछ इस फॉर्म में प्राप्त होता है और ये लिखेंगे अपोजिट टू, यहाँ आप लिख सकते हैं अपोजिट टू P वेक्टर। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट हुआ इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से। अब इसका एक स्पेशल केस देखेंगे।
स्पेशल केस में हम लोग क्या देखेंगे, ये ए का जो वैल्यू होगा आर के रिस्पेक्ट में बहुत स्मॉल, यानी कि डायपोल बहुत छोटा होगा, तो ये लेंथ बहुत ही स्मॉल होगा आर के कंपेयर में, तो इस वैल्यू को आर के रिस्पेक्ट में 0 कर देंगे। तो स्पेशल केस, इफ dipole is very small, then A is much less than a small r, so A approx equal to 0। अब जो पीछे का जो रिजल्ट आया हुआ है उस रिजल्ट में हम लोग A के वैल्यू को 0 प्लेस करेंगे, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। ये कॉपी हुआ था, ये कॉपी कर दिए, अब रखेंगे तो वैल्यू रखने पर हमें मिलेगा P अपॉन 0 हो गया, आर स्क्वायर 3/2, 2 कैंसिल, और ये डायरेक्शन था अपोजिट टू P वेक्टर। तो रिजल्ट्स उसी फॉर्म में बना एक्सेल लाइन की तरह ही, P अपॉन आर क्यूब आया, बस अंतर है कि इसमें जो 2 है मल्टीप्लाई में नहीं आया, यानी कि एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है इक्वेटोरियल का डबल होता है, और इक्वेटोरियल एक्सियल का हाफ हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हुआ। यहाँ पर P और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये अगर कांस्टेंट हो तो E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर क्यूब के होगा। तो नोट में लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट, तो मैंने लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज हाफ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट ऑफ दैट डायपोल विद सेम डिस्टेंस, वो दूरी सेम आर था। एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज along the direction of electric dipole moment। इन एक्सल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के along होता है।